कहते हैं कि नए घर में जाने से पहले उस घर का मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। कहीं वो ज़मीन जिस पर आप जा रहे हैं, जिस ज़मीन को आप खरीद रहे हैं, कहीं उसी में तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर आपसे पहले जो लोग वहाँ पर रहते थे, कहीं उन्होंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके चलते आपको दिक्कत आ सकती है। या फिर आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैक्सिमम पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स तभी होते हैं जब लोग नए घर में जाते हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि उस घर की जो दिशा होती है या फिर उस घर में रहने वाले लोग जो होते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया होता है जिसके बारे में हमें कानों कान खबर नहीं होती। आज की कहानी भी एक ऐसे ही बाप बेटे के बारे में है। दोनों बाप बेटे बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी में दुखी थे। दुखी इसलिए, राकेश का डाइवोर्स हो चुका था और उनका बेटा जो था राहुल, जो महज 13 साल का था, उसके ऊपर से माँ का हाथ उठ चुका था। उसकी माँ जो थी वो एक अल्कोहलिक थी और वो अपने बेटे का ख्याल नहीं रख सकती थी, इसीलिए कस्टडी मिली राकेश को। राकेश ने ये सोचा कि मेरा बेटा इतने बड़े गम को सह नहीं पाएगा और इसीलिए इस चीज़ को भुलाने के लिए उन्होंने एक नया घर लिया, एक नई लोकेलिटी, एक ऐसा हौच पौच इलाका जहाँ पे हर वक्त शोर शराबा रहे, ताकि उनका लड़का नए दोस्त बना सके और नए लोगों से घुल मिल सके। लेकिन उसकी दोस्ती उस घर में जाने के बाद कुछ ऐसी शक्तियों से हो जाती है जिसका अंदाज़ा राकेश को नहीं होता। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, डिटेल में आपको बता देता हूँ। राहुल की माँ ने लाख कोशिशें कर ली अपने बेटे को अपने पास रखने की, लेकिन कोर्ट के फैसले के आगे उसकी एक ना चली। फाइनली राकेश उसको लेकर के एक नई कॉलोनी में शिफ्ट हो गया। कुछ 2-4 दिन बीते होंगे। घर बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं, और हमेशा राहुल जो था इधर बालकनी में खड़े हुए मार्केट को ही देखता रहता था जहाँ पे लोग बार्गेनिंग वगैरह करते थे। लेकिन फिर भी वो लड़का बहुत ही सहमा हुआ, डरा हुआ और अकेला रहता था। 13 साल की उम्र में उसने इतना कुछ देख लिया था जो शायद एक 30 साल का आदमी देखता हो, और वो ज़िंदगी में बहुत मैच्योरली बिहेव करता था। राकेश बस यही सोचते कि इसको किसी तरीके से मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी दे सकूं। 4 दिन बीतने के बाद में आज की शाम दोनों बाप बेटों ने एक साथ खाना खाया और राहुल और राकेश दोनों सोने गए। जब वो लोग सो रहे थे, राहुल को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पैरों के पास बैठा है और उसके पैरों पर कोई अपनी गर्म सांसें छोड़ रहा है। 1-2 बार को तो राहुल ने इग्नोर किया। 13 साल का बच्चा था, शायद डर भी सकता था, लेकिन मैंने कहा ना, वो मैच्योर बहुत था। लेकिन जब ये सिलसिला कुछ 5-7 बार तक होता रहा, उसने जब आंखें खोल के देखा तो सामने उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। पूरी रात भर उसके कानों पर खटपट होती रही। कभी ऐसा लगता कोई उसके सर के पास बैठा है, तो कभी ऐसा लगता कि कोई उसको बुरी तरह से यहाँ पे घूर रहा है, ताड़ रहा है। लेकिन फिर भी उसने राकेश को कुछ नहीं बताया। यही सोचा कि पापा का भी डाइवोर्स हुआ है और वो इधर परेशान हो जाएंगे। 1-2 दिन और बीत गए। ये खटपट तो होती ही रहती थी। कभी उसको ये लगता था कि घर के बाहर कोई है रात में, तो कभी उसको ऐसा लगता था कि कोई शख्स है जो इधर स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा है। कुछ कहना चाहता है वो, लेकिन क्या नहीं पता। शायद ये राहुल के मन का वहम ही था। 2-3 दिन बीत जाने के बाद में राकेश और राहुल ने डिसाइड किया कि भाई संडे का दिन है और इधर घर की साफ सफाई करनी भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग शिफ्ट तो हो गए और घर की साफ सफाई हुई नहीं। दोनों ने सोचा संडे का दिन सुबह के 10 बजे यहाँ पे हम लोग साफ सफाई करेंगे। राकेश उठे, उन्होंने अपने बेटे राहुल को उठाया। सुनिएगा ध्यान से आप इसको। उन्होंने अपने बेटे राहुल को उठाया और कहा, बेटा चलो हम लोग यहाँ पे साफ सफाई करते हैं। उन्होंने साफ सफाई करी। कुछ आधे पौने घंटे लग गए। आधे पौने घंटे के बाद में इधर राहुल एक ऑइजा बोर्ड लेकर के उनके पास आ गया। उस ऑइजा बोर्ड के ऊपर मोमबत्तियां चिपकी हुई थी। इसी के साथ में एक पीतल का सिक्का था जो उधर बीच में रखा हुआ था, और उसको देखकर ये लग रहा था कि कोई यहाँ पर उस ऑइजा बोर्ड को इस्तेमाल कर चुका है। राकेश के साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ था, लेकिन राहुल के साथ सब कुछ हो चुका था। उन्होंने जैसे ही राहुल के हाथ में वो ऑइजा बोर्ड देखा, उन्होंने कहा, बेटा इधर दो इसको, ये पता नहीं क्या कबाड़ खाना है और इन सब चीज़ों को छूना मत। उसने कहा, पापा क्या होता है ये, और इससे क्या होता है? मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, क्या हम देखें ये कौन सी गेम है? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई दूसरी गेम ला दूंगा, तुम इसको छूना मत। उन्होंने उससे ऑइजा बोर्ड लिया और उसके बाद में उसको बाहर फेंकने के लिए चले गए। जब बाहर फेंक करके वो वापस स्टोर रूम में आए तो उनको आवाज़ आई अरे यार, पापा तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पता नहीं इन्हें हो ही क्या जाता है, इनको तो कुछ समझ में आता नहीं। राकेश को लगा चलो पहली बार मेरे बेटे के चेहरे पर स्माइल आई। वो गेट खोलकर जब अंदर देखते हैं तो अंदर तो राहुल था ही नहीं। पूरा स्टोर रूम उन्होंने छान मारा, राहुल उनको मिला नहीं। लेकिन वो आवाज़ जो राहुल की उन्होंने सुनी थी
वो 100% सही थी। इस सदमे से जैसे वो कहीं ना कहीं उभरने की कोशिश कर ही रहे थे कि इतने में पीछे से राहुल ने कहा, पापा स्टोर रूम की सफाई करनी थी, 11:30 बज गए, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? राकेश ने कहा क्या क्या बोल रहे बेटा, तूने तो मेरे साथ अभी इतना सब कुछ साफ किया। पापा मैं तो अभी उठा हूँ, मेरा हुलिया देखिए आप, मैं कैसे कर सकता हूँ? आपने तो कहा था ना 10 बजे सफाई करनी है, लेकिन वक्त तो सुबह के 11:30 का हो रहा है, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? राकेश को समझ नहीं आया कि इस वक्त पर पिछले 1.5 घंटे से जो उनके साथ में था वो आखिर था कौन, क्योंकि था तो उनका बेटा ही, लेकिन अभी उनका बेटा ये बात बोल रहा है कि वो तो अभी अभी सो के उठा है। राकेश जाते हैं डस्टबिन की ओर और उस ओइजा बोर्ड को देखते हैं। वो वहीं पड़ा था, तोड़ फोड़ उन्होंने दिया था, लेकिन कमाल की बात ये थी कि जब वो मुड़ के वापस अपने बेटे की ओर जा रहे थे तो उन्हें उसी डस्टबिन के हिलने की आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई चूहा वगैरह उस डस्टबिन में आ गया और उसने पूरी उथल पुथल मचा दी हो। पीछे मुड़ के जैसे उन्होंने देखा तो वो डस्टबिन अभी भी हिल रहा था और इसी के साथ में राकेश के कानों में एक आवाज़ पड़ती है, बहुत प्यार है ना तुझे अपने बेटे से? ये तेरा कभी हो नहीं सकता, तू कुछ कर ले, ये तेरे को छोड़ करके चला जाएगा। राकेश भागे भागे राहुल के पास में गए और उससे पूछा, बेटा मुझे बता, तेरे को कोई घर में दिक्कत लगती है क्या? कोई कोई प्रॉब्लम है इस घर में? बाबा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सच सच बता, कोई दिक्कत है? क्योंकि अब मैं तुझे अगर कुछ बताऊंगा तो तू मानेगा नहीं और तेरी उम्र बहुत छोटी है। राहुल ने पूरी बात A to Z बता दी कि उसको ऐसा महसूस होता था कि कोई यहाँ पर है और कोई उसको स्टोर रूम में जाने का इशारा कर रहा है, लेकिन उसने कभी भी राकेश को ये बात नहीं बताई। राकेश ने सोचा जितनी जल्दी हो सकेगा मैं इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। उसने अपने बेटे को कहा, देख बेटा आज तो मेरी छुट्टी है, कल से जब मैं ऑफिस में जाऊं तो ये फ़ोन जो है तेरे पास रखियो, स्कूल से आकर के मुझे बताइयो ज़रूर कि तू घर में सेफ है कि नहीं, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे उसी वक्त बेझिझक कॉल करियो। राकेश आज ऑफिस गए थे। संडे का दिन तो इसी सब उधेड़बुन में बीत गया था और इसी डर में बीत गया था कि आखिर ये हुआ क्या। वो कोई ऐसे टिपिकल कैरेक्टर नहीं थे हॉरर स्टोरीज या हॉरर फिल्म के कि कोई भूत प्रेत में माने ना या अपने बच्चे को सीरियसली ना ले। उन्होंने इस बात को बहुत सीरियसली लिया था। वो आज ऑफिस में गए और यही सोच रहे थे कि राहुल उनको फ़ोन करेगा। पूरा दिन बीत गया, शाम के 8 बजे तक राहुल की कॉल नहीं आई। जब वो वापस अपने घर जाते हैं और दूसरी चाबी से अपने घर को खोल करके राहुल के कमरे में जाते हैं तो पाते हैं कि राहुल उसी ओइजा बोर्ड से खेल रहा है और किसी से बात कर रहा है। वो शख्स जिससे वो बात कर रहा है वो राकेश को दिखाई नहीं दे रहा और राहुल उससे कह रहा है हम लोग अच्छे दोस्त हैं, पापा को तो पता नहीं क्या लगता रहता है, पापा को लगता है तुम भूत हो और तुम जो ना मुझे परेशान करोगे पापा को तो समझ में नहीं आता। राकेश एकदम से अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा तू 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 किससे बात कर रहा है? तू ठीक तो है ना? तुझे तुझे मम्मी के पास जाना है तो तू मम्मी के पास चला जा, तुझे कोई दिक्कत है? राहुल ने कहा, दिक्कत मुझे नहीं है, दिक्कत तुझे है। इस वक्त पर राहुल की आंखों में जैसे खून दौड़ रहा था। वो एक मर्दाना आवाज में बात कर रहा था, एक बच्चे की आवाज में नहीं, और उसने फिर से वही बात कही, ये तुझे छोड़ के जाएगा, तू कुछ कर ले, अगर तू मेरे और इसके बीच में आया ना तो जान से हाथ तू भी धो के बैठेगा, समझा? इतना बोलते के साथ में ही जो राकेश ने देखा उसको हजम करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। उनके बेटे की बॉडी यहाँ पे पूरी तरह से अकड़ने लगी, अपने हाथ पैर उसने मोड़ लिए, मुंह उसने अपना पूरा खोल दिया और मुंह उसका टेढ़ा हो गया, जबान उसकी बाहर निकल गई और वो अभी भी अपने बाप को घूरे जा रहा था। इस तरीके से उसकी बॉडी मुड़ी हुई थी इस वक्त पे कि चाहे कितना ही फ्लेक्सिबल आदमी क्यों ना हो, वो अपनी बॉडी को इस तरीके से नहीं मोड़ सकता था। देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो उसके शरीर में हड्डियां है ही नहीं। और इसके बाद में कुछ 2-3 सेकंड के बाद में वो हंसा, बुरी तरह से जबान निकाल के वो हंसने लगा और उसके बाद में वैसे ही सीधा बैठ गया जैसे अब बैठा हुआ था। और फिर वो अपनी गर्दन को हिलाने लगा और ओइजा बोर्ड पे पड़ी हुई सारी की सारी मोमबत्तियों पे फूंक मार के बेहोश हो गया। राकेश को समझ नहीं आया कि वो इस मूवमेंट पे क्या करे। किसी को अगर वो बताते
तो लोग यही कहते कि बीवी से झगड़ा हुआ है, डाइवोर्स अभी अभी हुआ है और दोनों मियाँ बीवी ऐसे हैं कि बच्चे का ख्याल रख नहीं सकते। इसीलिए उन्हें ये समझ नहीं आया कि वो बात किससे करें। उन्होंने किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को यहाँ पे बुलाने के बारे में सोचा और उससे सोचा कि इससे बात करूंगा तो शायद कुछ मालूम चले। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जब यहाँ पे आया, उसने साफ ये बात बोल दी कि दिक्कत घर में नहीं है, दिक्कत राहुल के साथ में है। दरअसल राहुल के ऊपर एक ऐसा टोटका हुआ है जिसके चलते वो जहां पर भी चला जाए मौत उसका पीछा हमेशा करेगी। उसने कहा आखिर वो है कौन और कोई क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ेगा, आखिर ये हो क्या रहा है। उसने कहा दरअसल बात ये है कि ये जो ऑइजा बोर्ड आपके घर पे रखा हुआ है, ये किसी ने इस घर में आने से पहले रखवाया है और इसी के ऊपर ये टोटका हुआ है। आपके बेटे ने ऑइजा बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, ना आपने किया। ये जो आत्मा आई है ना, ये ऑइजा बोर्ड से नहीं आई, इसको किसी ने पहले से बुला रखा है। बस राहुल ने इतना काम किया कि उसने ऑइजा बोर्ड को खोला और उसके बाद में वो जो शक्ति थी वो राहुल के ऊपर हावी हो गई। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और भी बहुत सी बातें बता रहा था जो राकेश के सर के ऊपर से जा रही थी। बस उन्हें इतना पता लगा कि उनके बेटे के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत है। उन्होंने ये बात पूछी कि आखिर ये मुसीबत मेरे बेटे के ऊपर से जाएगी कैसे। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने ये बात बोली कि इसकी गारंटी कोई नहीं लेता, ऐसा भी हो सकता है कि आपका बेटा मर जाए। मरेगा तो ये अब भी, अगर इसके ऊपर से इस आत्मा का चंगुल नहीं छूटा तो मरेगा तो ये अब भी, लेकिन हाँ, एक बार को कुछ 10-20% चांस है कि लड़का बच सकता है। उन्होंने पूछा कि आखिर इसके लिए मैं करूं क्या, किससे बात करूं, किसके पास जाऊं। तो उसने बस एक बात बोली कि यहां पर कुछ 7-8 लोगों की टीम लगेगी मेरी, जो पूरी तरीके से इस जगह का मुआयना करेगी और तब जाके पता लगेगा कि आखिर यहाँ पे दिक्कत क्या है। वो वापस उस स्टोर रूम में गया जिसको उन्होंने लास्ट संडे क्लीन किया था। उस स्टोर रूम को जाकर के जब उन्होंने खोला तो एक कोने के अंदर बहुत ही छोटा सा लाल कपड़ा पड़ा था जिसके अंदर कुछ यहाँ पे मूर्तियां रखी हुई थी। भगवान की तो डेफिनेटली नहीं थी वो, और वो मूर्तियां टूटी हुई थी। इसी के साथ में एक सांप का कटा हुआ सर भी वहां पे रखा हुआ था और साथ ही साथ मुर्गे के बच्चे की गर्दन भी थी। उन्होंने यहाँ पे आकर के अपनी पूरी प्रैक्टिस करी, जितना भी वो कर सकते थे उन्होंने सब कुछ किया। और यहाँ पे राकेश ने देखा कि लिटरली राहुल की बॉडी के ऊपर स्क्रैचेस पड़ रहे थे, छिले हुए के निशान पड़ रहे थे और वो लड़का दर्द से चिल्लाए जा रहा था। और एक वक्त के बाद में वो बिल्कुल चुपचाप बैठ गया। उसने कहा पापा अब मैं ठीक हो गया, अब इनको कहो ना ये सब बंद कर दो। वो जैसे ही अपने बेटे के पास में गए, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने कहा ये ठीक नहीं है, इसके अंदर अभी भी वो शक्ति मौजूद है और वो किसी भी तरीके से इस प्रक्रिया को रोकना चाहती है। आपके बेटे को जो भी दर्द हो रहा है इसको सहन करने दीजिए, क्योंकि यही सिर्फ एक जरिया है जिसके चलते ये जिंदा बच सकता है। वो बहुत चिल्लाए जा रहा था, इतनी तेज वो लड़का चिल्ला रहा था कि इधर कांच वगैरह तक भी उसने तोड़ दिए थे, उसके फादर के कान से खून तक निकल आया था, लेकिन वो लड़का शांत नहीं हो रहा था। इतना ज़्यादा वो चीखा कि उसके वोकल कॉर्ड्स जो थे वो तक भी यहाँ पे डैमेज हो गए और तब जाकर के वो चुप हुआ। और इसके कुछ 2 घंटे के बाद में जाके उसके अंदर से वो शक्ति निकली और वो ऑइजा बोर्ड जो वहां पे पड़ा हुआ था उसके अंदर लिटरली आग लगते हुए राकेश ने देखी। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने बस एक बात बोली कि जैसे ही एक टोटका खत्म होगा, इसी के साथ में जिसने भी राहुल के ऊपर वो टोटका किया है उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि ये टोटका ऐसा था जो सिर्फ आत्मा ही मांगता था। अगर आत्मा उसको राहुल की नहीं मिलेगी तो उस शख्स की आत्मा लेकर के वो जाएगा जिसने ये टोटका उसके ऊपर किया है। कई बार आप लोगों ने ऐसे इंस्टेंसेस सुने होंगे कि किसी ने किसी के ऊपर टोटका किया और बाद में वही आदमी मर गया जिसने वो टोटका किया था। ऐसा होता है, कई टोटके होते 40 दिन के, 20 दिन के, 60 दिन के, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंसान को तड़पा करके मारा जाता है। ये प्रक्रिया जब खत्म हुई तो राकेश और राहुल दोनों यहाँ पे नॉर्मल हो गए थे। हाँ, ये ज़रूर था कि राहुल को चोटें आई थी और वो ढंग से बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके वोकल कॉर्ड्स में चोट लग चुकी थी, लेकिन कुछ 1-2 हफ्ते के बाद में वो ठीक हो सकता था। इस चीज़ के आसार थे। उन्हें कोई लेना देना नहीं था कि किसने उनके बेटे के ऊपर ये टोटका किया। कि इतने में राकेश की फ़ोन की बेल बजती है और वहाँ से राकेश के पेरेंट्स उसको कहते हैं, बेटा तेरी जो बीवी थी ना स्वाति, उसकी मौत हो गई। राकेश को समझ नहीं आया कि इस मूवमेंट पे वो रिएक्ट कैसे करे, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने अभी कुछ 10 मिनट पहले ही बात बोली थी कि जिसने टोटका किया होगा उसकी मौत हो जाएगी। और वो ये बता रहे थे राकेश के पेरेंट्स कि बहुत ही अजीब तरीके से मौत हुई। सीधा चुपचाप वो चल रही थी, घर के अंदर चीखने लगी और अपने सर को दीवार में दे दे के मारा। उसके पेरेंट्स ने उसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन न जाने उसमें कहाँ से शक्ति आई। जब तक उसका सर फट नहीं गया तब तक वो अपने सर को पीटती रही और वो लड़की मर गई।
तब जा कर के राकेश के सामने पूरी पिक्चर क्लियर हुई और वो उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को लेकर के दोनों फैमिली से मिलवाने लेकर गया, स्वाति की फैमिली से भी और अपनी फैमिली से भी, और पूरी बात A to Z उसने बताई कि क्या क्या उसने और राहुल ने फेस किया है। और तब जा कर के उनको समझ में आया कि उनकी बेटी ने, स्वाति ने यहाँ पे क्या किया था। स्वाति के पेरेंट्स ने बताया भी कि डाइवोर्स से कुछ 3-4 दिन पहले जब उसको मालूम था कि वो केस हारने वाली है, तो वो रात में कहीं गायब हो जाती थी। 11 साढ़े 11 बजे कहती थी मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ, या पार्क जा रही हूँ, या फिर अभी आ रही हूँ, और वो कुछ 1:30-2 बजे तक नहीं जाती थी। हमें लगता था इसका कहीं चक्कर वगैरह चल रहा होगा और हमने कभी रोका नहीं, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये अपने ही बेटे की दुश्मन बन जाएगी। उसको बेटे की कस्टडी नहीं मिली तो वो ये चाहती थी कि उसके बेटे की कस्टडी राकेश को भी ना मिले। इसीलिए आपको याद होगा कि उसने ये बात बोली थी उस आत्मा ने, जब ओइजा बोर्ड यहाँ पे राहुल इस्तेमाल कर रहा था, कि तू चाहे कुछ भी कर ले, ये जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि वो टोटका ऐसा ही था। अब अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो राहुल इस दुनिया में नहीं होता। आज राहुल और राकेश दोनों ठीक हैं, दोनों जिंदगी अच्छे से बिता रहे हैं, और राकेश ने राहुल को आज तक कभी इसके बारे में सच्चाई नहीं बताई है कि उसकी माँ ने ही उसके साथ में ऐसा किया। वो नहीं चाहते कि वो अपनी माँ से, अपनी मरी हुई माँ से नफरत करे। राकेश एक अच्छे इंसान है, वो कभी इस बारे में नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा अपनी मरी हुई माँ को कोसे। बस उन्होंने इतना ही बताया है राहुल को कि बेटा न जाने क्या हुआ, वो अचानक से इधर ऊपर से छत से गिर गई और उनकी मौत हो गई। शराब तो वो पीती थी ना बेटा, तो उनकी मौत हो गई। राहुल भी कहीं ना कहीं इस बारे में मान चुका है, लेकिन सच्चाई आज भी उससे कोसों दूर है। तो यही होता है जब इंसान नफरत में हद से ज़्यादा अंधा हो जाता है, वो अपनों का ही दुश्मन बन जाता है और उसको अंदाज़ा नहीं होता कि वो यहाँ पे कितना भयानक कदम उठाने वाला है। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।